तो आज हमें पता चलेगा कि ओमिनी मैन क्यों और कहाँ से आया है, जो कि टोटल डिफरेंट रीज़न होगा। जो उसने हमें इशू नंबर 2 में बताया था उससे टोटली डिफरेंट। और प्रीवियस एपिसोड में हमने देख लिया था कि दोबारा से ओमिनी मैन ने एकदम बच्चों की तरह इमॉर्टल को ख़त्म कर दिया था, लिटरली ख़त्म। सो हे गाइस, यू आर वाचिंग द कॉमिक टेलवे, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। एंड फॉर द मोर कॉमिक्स जस्ट चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून विद अस। जितने भी प्रीवियस इश्यूज हैं सबके लिंक आई बटन पे फ्लैश हो रही है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अगर देख लिया तो देर किस बात की, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब ओमिनी मैन बोलता है कि ओके बेटा, अब मुझे तुम्हें सच बताना ही चाहिए। अब तुम इतने बड़े तो हो गए हो कि मैं तुम्हें बता सकूँ कि मैं असलियत में कहाँ से आया हूँ। मैं एक ऐसे प्लेनेट से आया जो विल्ट्रम नाम था जिसका, और ये पूरा उससे अलग है जितना मैंने तुम्हें आज तक बताया था, जो उससे पूरा टोटली डिफरेंट था। विल्ट्रम एक परफेक्ट ग्लोबल सोसाइटी था, बट हमने ये चीज़ सिर्फ एक दिन में अचीव नहीं करी या रातों रात से अचीव नहीं करी। हमने डिसाइड करा था, ये हमारे पीपल्स ने डिसाइड करा था ये, कि अगर हमें इंटरगैलेक्टिकल डोमिनेंस में अगर सबसे ऊपर रहना है तो हमें सबसे पहले अपने प्लैनेट में से वीक लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा। और ये सबसे ज़्यादा मैसी प्रोसेस था जिसमें कई लाखों लोगों की जान गई। और जब तबाही की धूल जब ये सेटल डाउन हुई तब हमारा आधा प्लैनेट ख़त्म हो चुका था। बट जो जो रेस सामने निकल के आई वो थी सबसे तगड़ी अनबीटेबल वॉरियर रेस। और जब ये सारी चीज़ें रिकवर हुई तो हम सब ने ये मिलकर अब एक ग्लोबल सोसाइटी बिठवाई, और ये सब एक अप्रूवल हुआ कि हम और भी गैलेक्सीज पे अदर अदर प्लैनेट्स पे जाकर वहाँ पर भी जाकर अपनी डोमिनेंस को स्थापित करेंगे। और ये चीज़ पता नहीं कैसे बट अप्रूव हो चुकी थी, और एक कमेटी जो कॉन्करिंग कमेटी थी वो भी फॉर्म हो चुकी थी। जो हमारा पहला स्टेप था वो था कि पहले ऐसे प्लैनेट्स को नेविगेट करना है और उन जो क्रूशियल स्टेज में होंगे। दूसरा ये था कि हमें वहाँ पर जाना है और सबसे पहले हम उनके डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। सेकंड स्टेप ये था कि हर एक ऑर्बिट में एक वॉच टावर लगाया जाएगा जो कि हर एक प्लैनेट के इंटायर प्लैनेट की पूरी ऑर्बिटिंग करके उन पर नज़र रखेगा। और जो फाइनल स्टेप था ये था कि एक टीम हमारी जाएगी उस प्लैनेट पर यह अनाउंस करने कि हमने उस प्लैनेट पर पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है। और जो स्पीसीज़ हमारे इसमें सक्सेस करती थी या ना हमारा कोऑपरेट करती थी उसको हमारी पूरा एक्सेस था टेक्नोलॉजी का, बस उनकी लाइफ हमारे अंडर रूल चलती थी। और जिस भी स्पीशी ने इस चीज़ से रेजिस्ट किया उसका खात्मा कर दिया गया। फिर ये हमारे सक्सेस के साथ साथ हमारे लोगों ने और भी ज़्यादा एफर्ट्स डालना शुरू कर दिए। हमने ऐसे हर चीज़ को हम अपनी जितनी भी स्पीशीज़ थे जिनको कॉन्कर करना चालू करा था उन लोगों को भी हमने अपनी टीम में ले लिया था टू एक्सपैंड आवर एम्पायर। भले से वो हमारे जितने एफिशिएंट्स ना रहे हो बट उन्होंने भी हमारी एक्सपेंशन में हमारी हेल्प करी थी। और जब तक मैं पैदा हुआ विल्ट्रम एक सबसे ज़्यादा हब बन चुका था इंटरस्टेलर एक्टिविटीज़ का। और ये सबसे पहला ऐसा एम्पायर बना था, ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ द गैलेक्सी। और इसी टाइम में था, इस टाइम से अच्छा कोई टाइम नहीं था मेरा इसमें भर्ती होने का। अब ये इस टाइम पे विल्ट्रम पे सबसे पॉपुलर जो प्रोफेशन था वो बन चुका था। ऑफ कोर्स मैं जब इस स्टेज पे आया तो मैंने भी इसके लिए ऑडिशन दिया और मुझे अपनी जॉब मिल गई, जो कि मेरी जॉब थी लोकेट करना ऐसे प्लैनेट्स को जो कि इस एज में हो। और फिर जब मैं जब इस एज तक आ चुका था तो फिर जैसे जैसे मेरा प्रमोशन हुआ मुझे एक ऐसे मोबाइल उसमें जॉब मिली जो अलग अलग प्लैनेट तक जाता था, उनको नेविगेट करता था और वहाँ पर ये सारे कांड करता था। बट अभी भी मैं ना बस अपने आप से समय नहीं समा रहा था क्योंकि मुझे अपने लोगों की हेल्प करनी थी इसलिए। और मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि मैं कब इस वर्ल्ड कंकरिंग सोसाइटी का हिस्सेदार बनूं, जो पार्टनर बनूं, जो भी है वो बनूं। फॉर कंटिन्यूसली 3 साल तक मैंने अपने ऑडिशन को इसलिए देता रहा और लास्ट में मैंने उन सबको अप्रूव कर दिया। जो मेरे हाई जजेस थे वो मुझसे इससे इतना ज़्यादा वो हो गए थे, खुश हो गए थे कि उन्होंने मुझे वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन दी अपने कॉन्करिंग कमेटी की। और फिर मेरा काम अब स्टार्ट हो चुका था। मैंने पूरी तरह से अपने आप को अपने काम में झोंक दिया था। ये बहुत ज़्यादा मैसी वर्क था बट अगर झूठ नहीं बोलूँगा मैंने भी इसमें बहुत इन्जॉय करा। मैं विल्ट्रम के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं कर सकता। और जैसे जैसे हमने अब गैलेक्सी में अपने पैर पसारना स्टार्ट करे, सिविलाइजेशन आफ्टर सिविलाइजेशन हमारे एम्पायर में ऐड होने लगी थी। और वो मौका भी जल्दी आ गया था जब मैंने अपनी रैंक सबसे ऊपर कर ली थी।
और एक ऐसा मौका भी आया था जब मैं अपना डिवीज़न में सबसे ज़्यादा लीड पोजीशन पे था और अपने खुद के डिवीज़न को लीड कर रहा था। ये मैटर नहीं करता कि ये 1000 साल ले या 100 साल ले, कोई भी सिविलाइजेशन ऐसी नहीं थी जो मेरी साइड से अनकंकर्ड रह पाए। हम अनस्टॉपेबल थे और हमारे इस सक्सेस में, कंटिन्यूस सक्सेस में कुछ ना कुछ मेरा भी हाथ था, जिसके लिए मुझे अवार्ड दिए गए, फिर रिवॉर्ड्स दिए गए और फिर और भी बहुत सारी चीज़ें। जैसे जैसे हमारा एम्पायर बढ़ रहा था, इन सब पे चीज़ों पे कंट्रोल रखना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था। अभी ये तो क्लियर था कि हमें एक नया एफिशिएंट मेथड चाहिए वर्ल्ड को कंकर करने के लिए। सो एक ने हमें एडवाइस थी कि बजाय इसके कि हम लार्ज नंबर ऑफ फोर्स में जाएं एक प्लानट के, उन पे कब्ज़ा करें, इससे अच्छा हम में से किसी एक हाईएस्ट रैंक वाले बंदे को जाना चाहिए उस प्लानट पे और उस प्लानट पे रहकर वहाँ का सर्वे करना चाहिए, उन लोगों को टाइम टू टाइम कमज़ोर कर देना चाहिए। और जो सबसे पहले बंदा इस चीज़ के लिए चुना गया था वो था मैं। और वहाँ पे जाकर मुझे बस इतना अश्योर करना था कि वो लोग कभी भी हमारे जितना ताकतवर ना हो पाए। इस सब चीज़ों के लिए मिला था मुझे 5000 साल, 500 साल। और एंड ऑफ द डेट टाइम जो भी हम नॉलेज कलेक्ट करेंगे उस प्लेनेट से, वो काफ़ी होगी उस प्लानट को हमारा गुलाम बनाने के लिए। ये सब मेरा एक रिवॉर्ड था, जितने भी मैंने आज तक हार्ड वर्क करा है उसका। और मैं ये एक वेकेशन की तरह था जो एक वर्ल्ड ट्रम प्लानट पे एग्जिस्ट करती है। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने कुछ दिन सर्वे में यहाँ पे गुजारे और यहाँ की जो पूरी जो सोसाइटी थी वो कम्प्लीटली एलियन थी मेरे लिए। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा अलग थे। पहले तो मुझे सब कुछ बकवास लगा यहाँ पर। मैंने सोचा कि ये मिशन को ही रेगरेट कर देता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज पीपल लगे थे, ये फुल ऑफ स्ट्रेंज प्लैनेट। बट जो भी था ये मेरा ही था। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा ये समझने कि ये असाइनमेंट ज़्यादा आसान नहीं था, क्योंकि अगर वर्ल्ड कंकरिंग कमेटी, अगर कोई उनको ये पता चल जाता है कि अर्थ का इन्वायरमेंट इतना वॉलेटाइल है तो वो यहाँ पे आने से भी मतलब छोड़ देते। और जो ऐसा लगता था कि यहाँ के लोग हमेशा ही किसी न किसी तरह के डेंजर में रहते हैं। जब भी मैं अपना सर पलटता हूँ तो ये लोग किसी न किसी तरह की डेंजर में रहते हैं, कोई ना कोई इस वर्ल्ड को कॉन्कर करने की कोशिश में रहता है इससे पहले कि वेल्टेरियम करे। मैंने यहाँ इस प्लैनेट पर आते हुए कई अनदर इन्वेडर्स को भी हराया था और यहाँ पे मुझे कई महीने में मैं समझ चुका था और मेरा रूटीन बन चुका था पूरी तरीके से एक। बट सब चीज़ें तब चेंज हुई जब पहली बार मैं तुम्हारी माँ से मिला। अब मुझे समझ आ चुका था कि अगर ये लाइफ एंजॉय करनी है तो मुझे ह्यूमन लाइफ की तरह एक काम करना पड़ेगा। तो जब ये सब स्टार्ट हुआ तो मैंने तुम्हारी माँ को वो वाले वर्जन की स्टोरी बताई जो मैं तुम्हें बचपन से बताता रहता था। इवेंचुअली अगर मैं उसको सच बता देता तो फिर वो इस बात के लिए अप्रूव नहीं होती। पहले तो ये सारी चीज़ें बहुत अजीब सी थी, हर चीज़ मेंटल लेबर की तरह हर्ट करती थी, सारी चीज़ें कम्प्लीटली डिस्टर्ब थी मेरे लिए। बट एक्ट ऑफ फिजिकल लव ये चीज़ें मुझसे करवा देता था। सुन मैंने फाइंड करा कि यहाँ के लोगों ने मुझे सुपर हीरो कॉल्ड करना स्टार्ट कर दिया था और मेरी वर्ल्ट्रियम एबिलिटी की वजह से जो मैं इस प्लैनेट का सबसे पावरफुल बीइंग बन चुका था, मैंने हर बार अपने आप को किसी एडवेंचर में देखा। आफ्टर दैट टाइम जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो ट्रू मोटिव था वो स्लिप हो चुका है मेरे माइंड से। बट जितनी भी चीज़ें थी वो सब झूठ थी, बट सारी अच्छी चीज़ें चल रही थी। ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था जब मैंने तुम्हारी माँ से शादी करी थी तो मैं सबसे पहले मिला गार्डियंस ऑफ द ग्लोब से। मैं कभी भी उनकी टीम का कोई ऑफिशियल मेंबर नहीं बना, बट उन्होंने हमेशा मुझे खुलेआम निमंत्रण दिया था। उन्होंने बहुत उनमें से बहुत ने तो मेरी हेल्प भी करी थी, क्योंकि उनको पता था कि मेरे लिए सारी चीज़ें फ्रेंडली नहीं है। उनमें से कईयों को तो मैं अपना दोस्त भी मानने लग गया था। बट मुझे पता था कि ये लोग मेरी कभी भी मेरे मिशन में हेल्प नहीं होने देंगे और मुझे मिशन कंप्लीट ही नहीं करने देंगे। और इसलिए मुझे पता था इनमें से ज़्यादातर लोगों को, लगभग सबको ही मरना पड़ेगा। जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैं इस एरिया में, इस प्लैनेट पर रहने के लिए और कंफर्टेबल होता गया और यही चीज़ जो थी मेरे लिए सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली थी। फिर धीरे धीरे सब चेंज हो गया, तुम हुआ और मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी तुम एज अ ह्यूमन चाइल्ड रेस करने के अलावा, क्योंकि मैं कभी भी उसको ये बताने का रिस्क नहीं ले सकता था। इसलिए मैंने कभी भी तुम्हें भी ये नहीं बताया। बहुत बार तो मैंने ये सोचा कि तुम्हें यहाँ से उठा के अपने प्लैनेट पे ले जाऊँ और एज अ वाइल्ड तुम्हें रेस करूँ, बट मैं कभी ये नहीं कर पाया क्योंकि मैं कभी उससे ऐसा करने की सोच भी नहीं पाया। कभी कभी तो मैंने सोचा था कि सारी चीज़ें छोड़कर बस तुम पे ही ध्यान दूँ। और मैं पहले तो ये
तो ये सोच नहीं पाया था। मैंने पहले ये सोचा था कि तुम्हारा जो नज़रिया होगा जो हमारी कमेटी के लिए, वर्ल्ड कंकरिंग कमेटी के लिए, वो पूरा तरह से अलग होगा, क्योंकि तुम एक एलियन इन्वायरमेंट में पैदा हुए हो। इसलिए ये ऑनेस्टली ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट था। बट मुझे पता था कि ये ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला, क्योंकि जैसे जब तुमने अपनी पावर डेवलपमेंट स्टार्ट करी तो मुझसे ज़्यादा और नहीं रह गया। तो सबसे पहले जो काम था वो मैंने ये किया कि अर्थ के डिफेंस सिस्टम को कमज़ोर किया। और अब टाइम आ चुका है बेटा कि तुम हमें ज्वाइन करो और मुझे इस वर्ल्ड को वैसा बनाने दो जैसा हमारे लोग चाहते हैं। मुझे पता है कि ये सब हार्ड टू बिलीव होगा एक बार में करने में, बट ओवर द टाइम ये सब कुछ होगा। बस इसे एक चांस तो दो, तुम्हें सब कुछ समझ में आने लगेगा। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें ना ऐसे थोड़ा बहुत लीड कर रहा हूँ, मुझ इस इन सरकमस्टांसेस में तुम्हें लीड करना पड़ रहा है, बट मैंने तुमसे पहले भी बात करने की कोशिश करी थी। मैं जानता हूँ कि ये सब जो स्पीच ये सब बातें हैं ये अभी रॉन्ग टाइम पे हो रही हैं। तो यहाँ पे मार्क बोलता नो, ये सच नहीं हो सकता, ये तो कोई भी सेंस नहीं बना रहा है। यू लव मॉम, आई नो यू डू। ओमिनी मैन बोलता है क्या तुम्हें पता भी है कि हमारा लाइफ स्पेन पूरा कितना होता है? जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी एज ड्यूरेशन वो कम होती जाती है। ये चीज़ कुछ भी नहीं है हमारे लिए, ये लोग कुछ भी नहीं है हमारे लिए, और तुम्हारी मॉम एक पैट से ज़्यादा और कुछ नहीं है। वल्ट्रियम के लोगों का डीएनए इतना प्योर, इतना कंप्लीटेड है कि तुम भी नियरली प्योर ही हो। और मैं किसी भी एलियन स्पीसीज़ के साथ इंटीमेट कर सकता हूँ जो कि डेवलपमेंट फेज़ में हो, और ऑफ स्प्रिंग भी कर सकता हूँ। और इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे अंदर भी उतनी ही पोटेंशियल है जितनी मेरे अंदर है, या फिर तुम भी मुझसे उतने ज़्यादा स्ट्रांग होगे जितना ज़्यादा मैं हूँ, वो भी 1000, और भी हम जीते हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तुम समझ रहे हो उसका मतलब क्या है? मतलब जो भी तुम, जिसको भी तुम जानते हो, जिसको भी तुम प्यार करते हो, वो सब खत्म हो जाएगा उससे पहले। जब तुम 30 के दिखने लगोगे उससे पहले ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तुम यहाँ के बिलोंग नहीं करते हो बेटे। डू यू रियली वॉन्ट टू वॉच दैम डाई? मुझे पता है ये सब चीज़ें कन्फ्यूजिंग है, बट मेरा विश्वास करो, ये सारी चीज़ें जो तुम करते हो या जो तुम्हें पता है ये सब चीज़ें गलत हैं। हम यहाँ के नहीं हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बिनत हैं, यहाँ के लोग हमारे लिए बिनत हैं। और जितने भी बस इस प्लानट की चीज़ें और इस प्लानट के रिसोर्स जो वेल्ट्रियम के लिए थोड़े इम्पॉर्टेंट है, और अगर तुम मेरे साथ हो तो हम यहाँ इस प्लैनेट पे फॉर दी सेंचुरीज यानी सदियों सदियों तक राज करेंगे इसको वेल्ट्रियम को देने से पहले। इसके बाद सोचो बेटा, सोचो, जस्ट रियलाइज दैट ये सारी चीज़ सही है। और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि ट्रस्ट मिशन, दिस इज़ द ओनली वे। यहाँ पे इनविंसिबल उसका हाथ हटाते हुए बोलता है डोंट टच मी। वो बोलता है मार्क काम डाउन। नो, आई विल नॉट कम डाउन, दिस इज इनसेंट। आप मुझसे क्या एक्सेप्ट करते हैं कि मैं अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को कुछ एलियंस के लिए गुलाम बना दूं? दिस इज माई लाइफ, दिस इज अ मार पीपल्स। बोलता है सन प्लीज, तुम ढंग से सोच नहीं रहे हो उस बात को। हमारे ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे खुद के वर्ल्ड की। हो सकता है तुम्हें अभी ये समझना है, बट आई डोंट गिव अ डैम अबाउट वर्ल्ड्रियम। और जो भी आप बोल रहे हो उसके बारे में, आई डोंट केयर कि मैं मिलियन ईयर्स जीऊँ। ये मेरा घर है और मैं आपको इसे डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगा। वो बोलता सन, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हें इस चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करने दे सकता। बोलता है या आई नो, आई एम वट एग्जैक्टली आई एम डूइंग। सो बोलता है सो बी इट, टू बी कंटिन्यूड। तो इसके बाद जो होगा अगला इशू होगा वो होगा सबसे ज़्यादा देखने वाला, क्योंकि जिसके लिए तुमने पूरा जो सीज़न देखा था वो पूरा इशू वो होगा, यानी सबसे तगड़ी वाली फाइट अभी तक की पूरी कॉमिक की, वो हमें कल देखने को मिलेगी। सो इसी के साथ ख़त्म होता है इनविंसिबल वॉल्यूम 3 का चैप्टर नंबर 3, और यू कैन से इशू नंबर 11। सो आई होप कि आपने यहाँ तक इन्जॉय करा होगा। इन्जॉय कर दिया तो यार लाइक बटन भी दबाई दो। और हाँ, ये सारी कॉमिक्स आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी, और आने वाली कॉमिक्स के लिए भी अभी यह सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबाई देना, ताकि कि सब चीज़ों की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले आए। कमेंट में बताओ कि अगली वॉल्यूम इसके ख़त्म होने के बाद कौन सी चाहिए, या फिर कितने एक्साइटेड हो कल वाली फ़ाइट देखने के लिए। और इन द लास्ट जाते जाते शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।